हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज का क्लास में हम बताने वाले हैं आप लोग को मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोग का 2024 बोर्ड एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछा जा सकता है और बार बार इसी तरह का प्रश्न आप लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो जितने भी छात्र छात्रा हैं जो 2024 में इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके लिए क्लास काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, और जो विद्यार्थी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास में आप लोग का सारा टॉपिक से आप लोग का क्वेश्चन को लिया गया है और इस क्लास में आप लोग का सब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो आप लोग सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और सभी क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से नोट कर लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न काफी ही सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन का यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए हम सारे को यहाँ पे देख ले। आप लोग टाइम को बचाने के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करके लाएं और आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से आप लोग को समझाने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पहला प्रश्न यूक्लिड विभाजन से लिया गया है। तो इसमें बोला गया कि यूक्लिड के विभाजन, ठीक है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 तथा 225 का मसा निकालना है। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को जरूर हल करेंगे। यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 तथा 225 का मसा आप लोग को निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। तो किस तरह से निकालना है, तो देखिए आप लोग पहले आप लोग जानते होंगे क्या होता है बाबू। यहाँ पे होता है भाजक। भाजक ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य बोलते हैं, और जो भाग देने बाद जो प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और जो हम लोग को जो भागफल देने के बाद जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको शेषफल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, और सबसे छोटा जो रहेगा उसको हम लोग भाजक बोलेंगे। तो भाजक से हम लोग क्या करना है, भाज्य में हम लोग को यहाँ पे आप लोग को भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या है, भाजक 135 था, तो 135 से हम लोग भाज्य 225 है, तो उसमें हम लोग भाग दिए। तो भाग देने के बाद देख सकते हैं आप लोग कितना बार में लग रहा है, तो एक बार में हम लोग जब 135 से भाग लग रहा है तो हम लोग का शेषफल कितना बच रहा है, 90 बच रहा है। ठीक है, शेषफल यहाँ पे 90 प्राप्त हो रहा है। फिर 90 से आप लोग क्या करना है, जब शेषफल बच जाता है तो इसी शेषफल से आप लोग का जो यहाँ पे जो आप लोग का भाजक था, उस भाजक में आप लोग का क्या करना है, भाग देना है। फिर देखिए 90 से आप लोग को क्या करना है, जो भाजक था उसी में हम लोग भाग दे दिए 135 में। तो यहाँ से एक बार में ये भी डिवाइड हुआ, तो कितना बचा, 90 से करेंगे तो 45 बचा। फिर 45 बचा, तो 45 को फिर आप लोग को ये जो आप लोग का पिछला बार वाला जो था आप लोग का भाजक, उसमें आप लोग का भाग देना। ठीक है, जब तक ये जीरो ना हो जाए, जब तक कि आप लोग का भाग लग रहा है, जब तक आप लोग भाग लगाते रहना, ऐसा नहीं है कि जीरो ही होगा। ठीक है, तो 45 से देखिए हम लोग 90 में लगाएंगे तो दो बार में 45 से 90। जब आप लोग का रिमाइंडर जीरो आ जाए, यानी शेषफल जीरो आ जाए, तो जिससे आप लोग भाग दिए थे, यानी जो भाजक आपका था, ठीक है, जिससे आप लोग को भाग दिए और उससे जो भाग शेषफल है आपका जीरो आ गया, तो वही आपका एचसीएफ कहला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग का टर्म में लिखा है कि 225 से जब हम लोग भाग 135 से जब भाग दिए थे तो 90 शेषफल बचा था, और जब 90 से हम लोग जब एक बार में किए 135 को, तो यहाँ पे 135 आ गया। और देखिए 45 को हम लोग जब दो बार में किए तो यहाँ पे जीरो आ गया शेषफल। जब शेषफल जीरो आ जाए तो अभी वो क्या हो जाएगा, वो 45 जो है वो आपका एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर में आप लोग का बिल्कुल इसी तरह से आपका एग्जाम में भी बनाना बाबू। यहाँ पे एचसीएफ देखिए लिख दिया 135 और 225 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लोग बनाइएगा, आपको एग्जाम में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है, और ये प्रश्न जितना भी हम आप लोग आज करवाने वाले हैं हमेशा एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आप लोग इस वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और आप लोग सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। ये प्रश्न आप लोग जान गए, ये प्रश्न आपका 2 मार्क्स या तो 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया कि उस अर्धगोले, ठीक है, उस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उस अर्धगोला का आप लोग का वक्रपृष्ठ निकालना जिसका व्यास कितना है, वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अर्धगोला का वक्रपृष्ठ, यानी कि आप लोग अर्धगोला को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अर्धगोला जिसका क्या है, इसका व्यास जो ये व्यास जो दिया गया है, व्यास कितना है, व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास 14 सेंटीमीटर, उसका वक्रपृष्ठ निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, वक्रपृष्ठ निकालना है तो क्या हो जाएगा, व्यास दिया गया 14 सेंटीमीटर। एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है, आप लोगों को दिया गया उसको लिखना है पहले, व्यास 14 सेंटीमीटर है। हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या क्या होता है, रेडियस क्या होता है, रेडियस जो होता है वो क्या होता है, d/2, यानी कि व्यास के आधा होता है। ठीक है, रेडियस क्या होता है, व्यास के आधा होता है। तो यहाँ पे व्यास 14 था तो 14/2 कर देंगे तो 7 हम लोग का यहाँ पे त्रिज्या निकल जाएगा, यानी r = कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ऐसा ही लिखना सूत्र से। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr² होता है, 2πr²। 2 और पाई का मान कितना होता है बाबू, 22/7 होता है, सभी को मालूम होगा। तो 2 × 22/7 कर देंगे, पाई का वैल्यू रख देंगे, और r का वैल्यू अभी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट किए कितना था, व्यास 14 है तो त्रिज्या यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 और स्क्वायर है यहाँ पे रेडियस का, तो 7 × 7 करेंगे तो 22/7 वाला 7 से 1 7 कैंसिल आउट, क्या बचेगा, 2 × 22 × 7। तो आप लोग इसको गुना करेंगे तो 22 दूनी
44 और 44 को जब 7 से आप लोग गुना कीजिएगा तो 308 आ जाएगा। ठीक है, 308। और यहाँ पे क्या बोला वर्गपीस क्षेत्रफल, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का वर्गपीस क्षेत्रफल कितना आ गया इसका सही आंसर, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर का एक प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी आप लोग सभी लोग जितना भी प्रश्न करा रहे हैं सभी लोग आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न आपका ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न आ गया, जो कि काफी शानदार प्रश्न है ये भी। तो देखिए ये प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि निम्न का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मान को फाइंड आउट करना है। तो मान को कैसे फाइंड आउट करना है, तो पहले आपको जो दिया गया है, ठीक है बाबू, जो दिया गया है पहले जो आप लोग को दिया गया है उसको आप लोग को लिख लेना है। ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन आपको उसको पहले नोट कर लेना है। नोट करने के बाद देख सकते हैं आप लोग सारा का आप लोग का वैल्यू याद होना चाहिए इस सभी प्रश्न के लिए। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को पहले आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को याद कर लेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं tan स्क्वायर 60 है, tan स्क्वायर 60 प्लस 4 sin स्क्वायर 45 प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री और बटा नीचे क्या है cosec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो दिया गया टर्म इसको बिल्कुल आप लोगों को कॉपी में उतार लेना। उतारने बाद यहाँ पे क्या करना है, tan स्क्वायर 60, तो 60 डिग्री tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो सभी को मालूम होगा √3 होता है tan 60 का वैल्यू, और tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है। तो tan 60 का यहाँ पे है, तो tan 60 का वैल्यू √3 और tan स्क्वायर है तो √3 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और प्लस का और 4 sin स्क्वायर 45, तो sin 45 का वैल्यू कितना होता है, sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। प्लस 3 और सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है और सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो 5 को ऐसा नहीं देंगे cos स्क्वायर 90 डिग्री, तो cos स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 0 का स्क्वायर कर लेंगे। फिर चलिए बटा में नीचे आते हैं, तो cos 30 का वैल्यू 2 होता है तो 2 रख देंगे, और sin 60 का वैल्यू कितना होता है 2 ही होता है तो 2, और माइनस cot 30 का वैल्यू होता है √3 और cot स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जब √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 4 अगुना यहाँ पे देखिए आप लोग कीजिएगा तो 4 गुना कितना हो जाएगा बाबू, 4 गुना जब 1/√2 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। इसको आप लोग जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, तो कितना बचेगा यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 और प्लस 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, और नीचे बटन में कितना हो जाएगा, तो 4 माइनस यहाँ से 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा बाबू, क्योंकि 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और √3 का जब आप लोग स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इसका हो जाएगा, तो नीचे में 1 बचेगा। तो यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6, 6/1, यानी कि इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। चलिए इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 6, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलिए अगला प्रश्न की हम लोग और चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, चौथा नंबर प्रश्न बोला गया। चौथा नंबर प्रश्न है कि एक त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोई एक त्रिभुज हम लोग पहले बना लेते हैं, कोई त्रिभुज ABC कोई एक त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज को ड्रॉ कर लिए, और जो AD एवं BC पर लंब है। AD क्या है, AD जो है वो एक क्या है, BC जो है ये BC है उस पर एक लंब है। सिद्ध करें कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी कि AB का जो इसका जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर प्लस CD का जो स्क्वायर है वो इक्वल है AC और AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर की, यानी कि इसके और इसके दोनों इक्वल है। इसको आप लोगों को सिद्ध करना है। तो हम लोग पहले मान लेंगे कि माना कि ABC ये क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज बनाए हैं ABC। तो इसी तरह से सॉल्यूशन पार्ट में लिखना है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD क्या है, AD है जो BC पे लंब है। देखिए यहाँ पे BC है, ये B और ये C, इस पे क्या है AD लंब है, तो AD इस पे लंब है दिया हुआ है, जिसका समकोण त्रिभुज हम लोग चलेंगे ACD। पहले यहाँ पे देखिए 2 का समकोण त्रिभुज बन गया, एक बन गया ये ACD बन गया हम लोग को, और दूसरा क्या बन गया ABD ये हो गया और ACD ये हो गया, दोनों बन गया 2 का समकोण त्रिभुज। तो दोनों समकोण त्रिभुज जब चलेंगे तो पहला समकोण त्रिभुज हम मान लेते हैं ACD में, यानी कि ये वाला। ठीक है, ये देखिए हम लोग पहला हम लोग चलते हैं तो इस समकोण त्रिभुज में चलते हैं हम लोग क्या है ACD में। इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय का इक्वेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे CD का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर, माने इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग लिखते हैं ना, ऐसे लिखेंगे हम लोग AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस
CD का स्क्वायर। लेकिन हम लोग जब CD का निकालेंगे, CD का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग को AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए। तो यहाँ से इसी प्रकार हम लोग लिख दें CD का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। फिर पुनः हम लोग चलेंगे जब इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ से BD का स्क्वायर जब निकालेंगे, फिर पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना है, BD का स्क्वायर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बन गया तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या करना है बाबू इक्वल कर लेना। तो देखिए हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन के क्या करते हैं समीकरण 2 और 1 को हम लोग इक्वल करके माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को तो समीकरण 1 और समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे तो समीकरण 2 में क्या था कि BD स्क्वायर माइनस था इतना और समीकरण 3 में इतना था, ठीक है। तो यहाँ से BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो जाएगा और इधर वाले को जब माइनस करेंगे तो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और दूसरा क्या था AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब जब इसको रूट क्या है बाबू यहाँ पे ब्रैकेट से जब बाहर लाएंगे तो ये माइनस का माइनस हो जाएगा और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस माइनस AD स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा हम लोग को BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब माइनस AC स्क्वायर को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और AB स्क्वायर को ऐसा ही रहने देंगे और ये माइनस वालों को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा CD स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग अब देखेंगे कि यही तो आप लोग का प्रूफ करना था, प्रश्न में देखेंगे तो आप लोग का यही प्रूफ करना है BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया आप लोग, तो यहाँ पे प्रूफ लिख देना। देखिए आप लोग प्रश्न में आप लोग का यही आप लोग का प्रूफ करना था। आप लोग देख सकते हैं क्या था प्रश्न में कि AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यही प्रूफ करना था। तो प्रूफ हो गया तो आप लोग लिख देना प्रूफ, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर प्रश्न आप लोग का फिर ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न आ गया है। तो इसमें बोला गया है क्या बोला गया बाबू कि यदि 7 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। आप लोग से इसका भी मान निकालना है। तो इस तरह का मान निकालने के लिए tan थीटा दिया गया तो पहले हम लोग क्या करेंगे 7 tan थीटा इक्वल टू 4 है तो tan थीटा ये देखिए 7 यहाँ पे क्या है इंटू में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 4 बटा 7 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ कर लेंगे। समकोण त्रिभुज ड्रॉ करने के बाद हम नाम कर दिए ABC। हम लोग जानते हैं क्या होता है ये 90 है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है 90 होगा और यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब ऊपर वाला हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और आधार यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो जब लंब और आधार निकल गया तो हम लोग इससे हम लोग कर्ण को निकाल लेंगे। पहले हम लोग ये कर्ण हो गया तो कर्ण निकालने के लिए क्या उपयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे। तो AC हम लोग निकालने के लिए पाइथागोरस का उपयोग किया, क्या हो जाएगा √AB का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो 16 और 49 कितना हो जाएगा √65 यानी कि हम लोग AC का वैल्यू हम लोग को कर्ण निकल गया √65। जब √65 कर्ण निकल गया तो हम लोग जानते हैं sin थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण और लंब का हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे तो लंब 4 है और कर्ण कितना √65 है। इसी प्रकार हम लोग cos का भी वैल्यू निकालेंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण होता है, ठीक है। आधार बटा कर्ण होता है तो आधार कितना है इसका तो आधार है 7 और कर्ण कितना निकल के आ गया √65 हो गया। अब इस सभी का वैल्यू निकल गया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे। साइन और cos का वैल्यू दोनों को निकल गया। अब इसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए हम आगे पुट कर देते हैं क्या हो जाएगा इसका। देखिए यहाँ पे हम लोग AB का वैल्यू निकालनी है। इसी प्रकार देख सकते हैं आप लोग AB का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकल गया sin थीटा 4 बटा √65 और cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है तो 7 बटा √65 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया था कि 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना था। तो 7 गुना है sin थीटा का वैल्यू देखिए यहाँ से निकाल लिए कितना है 4 बटा √65 को रखेंगे -3 और cos थीटा का वैल्यू यहाँ से देखिए 7 बटा √65 को हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए और इसी प्रकार sin थीटा को नीचे में भी पुट करेंगे, cos का वैल्यू नीचे में भी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो नीचे पुट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 चौका 28 यहाँ पे 7 21 बटा √65 तो √65 यहाँ से LCM और यहाँ से भी √65 LCM ले लेंगे। तो √65 LCM लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं √65 को जब LCM लेंगे तो √65 ऊपर भी LCM √65 नीचे भी LCM √65 से √65 कैंसिल आउट। यहाँ तक 7 को 28 माइनस कितना हो जाएगा 7 21 तो ऊपर बच जाएगा 7 और नीचे करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 को 28 प्लस 7 21 यानी 49। तो 7 7 49 देखिए 49 कितना बार में कटेगा 7 बार में तो 1/7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से का प्रश्न भी आप लोग का बोर्ड एग्जाम में आते रहता है, हर बार आता है। तो आप लोग सभी प्रश्न को बारीकी से नोट कर लेंगे और आप लोग सभी को आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग को जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग का सभी क्वेश्चन को इस चैनल पर कराया जाएगा जो आप लोग का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में सीधा आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न को चलेंगे। आप लोग का बस यही काम है कि आप लोग को कॉपी में नोट डाउन करते जाना और बिल्कुल से आप लोग को बारीकी से समझते जाना। चलिए अगला प्रश्न क्या है 6ठा नंबर प्रश्न बोला गया कि
0.16 का यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं, भी रेकरिंग भी बोलते हैं बहुत सारे विद्यार्थी लोग। तो क्या हो जाएगा, 0.16 का बार दिया गया ऊपर को P बट्टा Q के रूप में बदलना। ठीक है, P बट्टा Q के रूप में आप लोग को बदलना। तो किस तरह से बदलना, एक प्रश्न आपका हमेशा एग्जाम में आता है, आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, पहले आप लोग लिखना है कि माना कि हम लोग पहले जो संख्या दिया रहेगा उसको आप लोग को मान लेना है कि x इक्वल टू इतना दिया गया, यानी 0.16 के बार दिया गया। इसका मतलब होता है कि ये संख्या इसके बाद रिपीटेड है, यानी 161616 ये संख्या रिपीटेड है। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, अगर जो संख्या पे आप लोग इस तरह का दिखे मतलब वो संख्या बार बार आ रहा है भाग देने पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संख्या को हम लोग बार बार लिख दें, 0.16 16 16 16 इस तरह के ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग जो समीकरण ये 1 है इसमें हम लोग दोनों तरफ से 100 से जब गुना कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, यानी 100x। इधर भी है, जब 100 से गुना करेंगे तो देखिए कितना था, 2 अंक के बाद 0 था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट वाला संख्या हो जाएगा जब 100 से इसको गुना करा देंगे, तो 16.1616 होते चल जाएगा। इसको इक्वेशन 3 बोल दिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण 2, ये जो समीकरण हम लोग का क्या था बाबू, ये समीकरण यहां से हम लोग बोल सकते हैं समीकरण 3-1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, समीकरण 3-1 भी बोल सकते हैं। तो समीकरण यहाँ पे क्या करते हैं, 3-1, यानी समीकरण ये 3 है और ये 1 है। तो जब 3-1 करेंगे तो 3 में क्या है, देखिए 100x, तो 100, और इसमें कितना है समीकरण 1 में x, तो x कर देंगे इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे समीकरण 3 में कितना है, 16.16161616, और समीकरण 1 में कितना है 0.16, इसको 0.16 से माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो 100 में से देखिएगा, जब x 100x में से x चला जाएगा तो 99x बचेगा, और 16.1616 से 0.1616 चला जाएगा तो कितना बचेगा आप लोग को, 16 बचेगा। तो जब 16 बचेगा तो यहाँ पे हम लोग जो x का वैल्यू रहने देंगे तो यहाँ पे x ऐसा ही रह जाएगा, और इसको जब इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16/99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 16/99 हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, 16/99। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न आपको आते रहता है, आप लोग सभी लोग नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न बोला गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, ठीक है क्या है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिया गया कि एक लंबवृत्तीय शंकु की जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई एक शंकु है, यहाँ पे देखिए लंबवृत्तीय हम एक शंकु बना लेते हैं। ठीक है, शंकु देखिए यहाँ पे शंकु बना लिए हैं। इसका शंकु का जो ऊंचाई बोला गया है, ये ऊंचाई जो है ना बाबू, ऊंचाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और ये जो आधार आपका जो आधार का त्रिज्या है ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो उसका आयतन की गणना करना, तो आप लोग इस जो लंबवृत्तीय शंकु है इसको आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए काफी आसान प्रश्न है कि पहले ऊंचाई इस तरह से आप लोग जो दिया गया यहाँ पे लिख लेंगे कि दिया है। ठीक है, दिया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पे ऊंचाई दिया गया है h इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, ऊंचाई कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या दिया गया 7 सेंटीमीटर। आप लोग यहाँ पे व्यास भी दिया रहेगा तो आप लोग को घबराना नहीं है, उसको आधा कर देना, आपका त्रिज्या निकल जाएगा। तो यहाँ पे त्रिज्या ही दिया गया, तो r इक्वल टू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सूत्र क्या होता है, तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। बस आपको फॉर्मूला को याद रखना, क्या होता है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/3, पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है, और r का वैल्यू आप लोग को क्वेश्चन में दिया गया, तो r 7 है तो 7 का स्क्वायर कर लेंगे, और ऊंचाई h क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई 24 दिया गया है तो यहाँ पे गुना 24 कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1/3 22/7 और 7 का स्क्वायर, तो एक 7 से एक 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और 24 को देखिएगा तो 3 से 8 दिया, 24 बार में कट जाएगा। क्या बचेगा, 22 गुना 7 गुना 8। जब 22 गुना 7 गुना 8 जब आप लोग कीजिएगा तो आपका जो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है वो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, देखिए 8 7 56, तो 22 गुना जब 56 करेंगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1232, यानी 1232, और यहाँ पे आयतन निकालना था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आयतन निकालना तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बाबू। ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 8वां नंबर प्रश्न बोला गया है। 8वां नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदु DE और E क्रमशः इस प्रकार है कि DE जो लंब है DE जो पैरेलल है BC के, यदि AD का वैल्यू इतना है, AE का वैल्यू इतना है, BD का इतना है तथा CE का वैल्यू इतना है, तो X का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का पहले क्या बोला कि ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज हम लोग बना दिए, और AB तथा AC पर दो बिंदु, AB ये हो गया, AB और AC ये हो गया। इस पे दो बिंदु, यहाँ पे देखिए दो बिंदु इस प्रकार है कि जो DE जो यहाँ पे पैरेलल है BC का, तो देखिए BC ये है तो इसका DE जो इसका पैरेलल हो जाएगा, तो यही दो बिंदु हो जाएगा। तो इसका AD का जो वैल्यू, तो AD का जो मान दिया गया 4x - 3 दिया गया, और AE का वैल्यू देखिए आप लोगों को दिया गया AE तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू 8x - 7 दिया गया है, और यहाँ पे BD का भी वैल्यू दिया गया 3x - 1, और यहाँ पे CE का भी वैल्यू आप लोगों को दिया गया, CE का वैल्यू कितना है 5x - 3। तो यहाँ से आप लोगों को पूछा गया x का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है,
तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय का उपयोग करना होगा, क्योंकि ये और ये दिया गया तो दोनों इक्वल दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग थेल्स प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो डी यहाँ पे पैरेलल है बीसी का, तो थेल्स प्रमेय का हम लोग लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि जो एडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, एडी बटा बीडी के हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इसको, क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में हो जाएगा एडी बटा बीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए बटा ईसी हो जाएगा। ठीक है, ए बटा ईसी हो जाएगा, यही है थेल्स प्रमेय का रूल। तो यहाँ पे देखिए एडी का वैल्यू कितना है 4x माइनस 3 और यहाँ पे बीडी का वैल्यू कितना है तो 3x माइनस 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, और ए का वैल्यू कितना है 8x माइनस 7 और यहाँ पे ईसी का वैल्यू कितना है 5x माइनस 3, दोनों का वैल्यू को रख देंगे। रखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करा लेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का आ जाएगा 4x माइनस 3, क्योंकि ये वाला ऐसा ही रह जाएगा, इसको हम लोग इससे गुना करा रहे हैं तो 5x माइनस 3 इक्वल टू, इसके साथ जब कराएंगे तो 8x माइनस 7 ऐसा ही रह जाएगा, और इसके साथ ये गुना कराएंगे 3x माइनस 1। अब देखिए ये दोनों को हम लोग क्या कराएंगे गुना करा देंगे, दोनों को देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जब गुना करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि क्या हो जाएगा, 4x को जब 5x से गुना करेंगे तो 5 चौका 20 और x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर हम लोग जब 4x को हम लोग 3 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। और इसके साथ फिर हम कराएंगे 3 को 5x के साथ, 5x के साथ कितना हो जाएगा, माइनस 15x हो जाएगा, और 3 को फिर 3 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9x हो जाएगा। इधर वाला कंप्लीट हो गया। अब इधर वालों को हम लोग जब कराएंगे तो पहले इससे कराएंगे फिर हम लोग इससे कराएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे फिर हम लोग इससे कराएंगे। तो देखिए सकते हैं हम लोग 8x को जब इससे करेंगे तो 8 3 24 x स्क्वायर हो जाएगा, और 8 को जब माइनस एक्स से कराएंगे माइनस 1 से तो माइनस 8x हो जाएगा। फिर जब 7 को हम लोग इससे कराएंगे तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, 7 21x हो जाएगा। और 7 को जब 1 से कराएंगे तो माइनस 7 तो माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। ये भी देखिए आप लोग यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे जब तो क्या हो जाएगा 20x स्क्वायर, और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस 12x और माइनस 15 तो कितना हो जाएगा, माइनस 27x प्लस 9 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो 24x और यहाँ पे माइनस 8 और माइनस 21x माइनस 29x हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि इस टर्म को भी हम लोग इधर लेकर आ जाएंगे, यानी 0 के इक्वल कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 7 माइनस ये हो जाएगा 20x माइनस 27 प्लस 9 यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 24x स्क्वायर में से जब 20x स्क्वायर जाएगा तो हम लोग को बचेगा 4x स्क्वायर। जब 29 में से यहाँ पे 27 चला जाएगा तो माइनस 2x बचेगा, और यहाँ पे जब सब 7 में से माइनस 9 जाएगा तो माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग का गुणनखंड निकल गया, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, तो यहाँ देखिए 2 को हम लोग जब कॉमन ले लेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 हो जाएगा। तो 2 को हम लोग इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो 2x स्क्वायर माइनस 1, तो हम लोग इसको क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो गुणनखंड तोड़ने के बाद देख सकते हैं आप लोग 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या करेंगे 2 प्लस 2 माइनस यहाँ पे क्या 2 माइनस 1 करेंगे तो देखिए आप लोग को घटाने पे 1 आ रहा है और गुना करने पे 2 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग तोड़ लेंगे तो 2x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो 2x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 1 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे 2 का वैल्यू x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 को आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे तो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1, और x इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 1/2। यहाँ से जब x को लेंगे एक दूसरा वाला खंड को तो x इक्वल टू यहाँ से 1 आ जाएगा। लेकिन इसका सही आंसर ये हो जाएगा, x का वैल्यू 2 को आ जाएगा, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग से प्रश्न में यही पूछा गया था कि x का वैल्यू आप लोग से निकालना है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का ही प्रश्न है कि सिद्ध करना है आप लोग को। लिखा गया कि सिद्ध करे कि tan a माइनस tan b बट्टा cot a प्लस cot b इक्वल टू tan a इंटू tan b के इक्वल है या नहीं। ठीक है, इसको प्रूव करना। तो प्रूव करने के लिए पहले हम लोग LHS को लेकर चलेंगे। ठीक है, LHS को ले लिए तो क्या हो जाएगा tan a माइनस tan b बट्टा cot a प्लस cot b हो जाएगा। तो जब tan a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बट्टा कॉस में होता है, क्या होता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। और कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को, कॉट थीटा क्या होता है तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, यही होता है कॉस थीटा का वैल्यू। अब यहाँ देखिए tan थीटा है तो tan यहाँ पे tan a है, तो tan a है तो यहाँ पे साइन a बटा कॉस a हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे tan b है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन बट्टा कॉस हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन बट्टा कॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन बी बट्टा कॉस बी हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस बट्टा साइन, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बी बट्टा साइन बी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दोनों प्लस होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों प्लस है यहाँ पे क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट इसे पका देखिए, हम लोग जब नीचे वालों को क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे cos a इंटू कॉस बी को। तो cos a इंटू कॉस बी को जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, तो ऊपर हो जाएगा sin a इंटू कॉस बी और प्लस cos a इंटू साइन बी हो जाएगा।
ठीक है। और इसी प्रकार नीचे वाला को भी हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी एलसीएम हो जाएगा नीचे, आप लोग देख सकते हो साइन ए इंटू साइन बी, नीचे भी आप लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी बच जाएगा एलसीएम लेने बाद। अब देखेंगे दोनों ये कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ऊपर भी देखेंगे तो यही टर्म, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा, 1 बटा कॉस ए इंटू कॉस बी, और जब ये जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी बटा 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग दोनों का जब गुणा करा देंगे तो साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा बटा कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस से क्या होता है, टेन ए होता है, और साइन बी इंटू कॉस बी क्या होता है, टेन बी हो जाएगा यहाँ पे। तो यही आप लोग का प्रूव करना था कि टेन ए इंटू टेन बी आप लोग को प्रूव करना था, तो यहाँ से हम लोग को RHS निकल गया, ठीक है। इसी पर आप लोग लिख देंगे RHS और प्रूव, ठीक है, तो ये आपका प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए काफी इजी प्रश्न था, तो आप लोग सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न बोला गया है कि एक त्रिभुज एबीसी, ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बिंदु ए जो दिया गया है, ये त्रिभुज बना लेंगे हम पहले एबीसी, और इसका जो शीर्ष बिंदु दिया गया यानी जो बिंदु दिया गया पॉइंट ए, इसका जो वैल्यू है -3,0 है, और बी का कितना है, तो बी का वैल्यू 5,-2 है, और सी का जो है वो -8,5 है। तो इस त्रिभुज का केंद्रक आप लोग निकालना है, जो ये केंद्र है इसका केंद्रक आप लोग से पूछा गया, इसका केंद्रक क्या हो जाएगा, इसका केंद्रक का वैल्यू यानी ये आप लोग से पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे केंद्रक, तो केंद्रक का नियामक निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसको हम लोग x1 बोलते हैं, y1 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं x2, ये क्या है y2, ये क्या है x3, ये क्या है y3 है। तो हम लोग क्या करते हैं, केंद्रक के नियामक निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि तीनों जो x1 x2 x3 को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, और y1 y2 y3 को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग जो केंद्रक का नियामक है ये निकल कर आ जाएगा। तो x1 आप लोग देखेंगे कितना है, -3 है, तो -3, और x2 कितना है, तो x2 यहाँ पे कितना है, तो 5 है, तो 5 को यहाँ पे रख देंगे, और x3 कितना है, -8 है, तो -8 को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट y1 कितना है, y1 0 है, y2 कितना है, तो यहाँ पे -2 है, और y3 कितना है, तो y3 आप लोग देख सकते हैं 5 है, तो 5 को रखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 और -3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 और -8 कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, तो -6/3 यहाँ से, और यहाँ से कितना हो जाएगा, -2 + 5, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 3/3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 हो जाएगा, और 3 दूने 6, तो कितना हो जाएगा, यानी -2,1 इसका क्या हो जाएगा, नियामक हो जाएगा। तो इसका -2,1 इसका नियामक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न काफी ईजी था, ठीक है, तो इसका ही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न आ गया आप लोग का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, जो कि हमेशा एग्जाम में आता है कि 3 सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, ठीक है, 3 गो सिक्का उसको एक बार हम लोग जब उछालते हैं तो कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। आप लोग अगर 3 गो सिक्का को उछालिएगा तो उसमें 2 गो चित आने की कम से कम प्रायिकता क्या होगी, आप लोग को निकालना। तो 3 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या क्या होगा, या तो तीनों में हेड आ सकता है, या तीनों में टेल आ सकता है, यही हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, हेड एगो में हेड और 2 में टेल आ सकता है, या तो हेड टेल हेड आ सकता है, या तो टेल टेल हेड आ सकता है, या तो डबल हेड टेल आ सकता है, या तो टेल हेड टेल आ सकता है, या तो टेल डबल हेड आ सकता है, यही आ सकता है। इतना ज्यादा तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग देखिए 3 सिक्का को जब उछालेंगे तो आपका परिणाम कितना होगा, तो एक परिणाम ये हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हो जाएगा, ये 5 परिणाम, ये 6 और ये 7 और ये 8 परिणाम, यानी 3 सिक्का को उछालेंगे तो कुल 8 परिणाम आप लोग का होगा। लेकिन इसमें आप लोग को बोला गया कि चित आने की प्रायिकता, तो यहाँ से कम 2 चित आने की घटना क्या हो जाएगा, 4। देखिए कौन कौन सा इसमें बोला गया कि 2 चित कम से कम आने की, तो 2 चित किस में आ रहा है, तो एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा इसमें ये हो जाएगा, और तीसरा आप लोग का क्या हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, और चौथा ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग 2 चित किसमें है, 2 गो टेल, तो इससे देख सकते हैं 2 गो टेल 4 गो में है, तो 2 चित आने की प्रायिकता 4। और तो हम लोग जानते हैं कि P = क्या होता है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग क्या होता है, P = क्या होता है, NE/NS। NE क्या है कि आप लोग जितना भी जो 2 चित आने का जो घटना है, घटना को और जितना कुल परिणाम है उतना में डिवाइड कर देंगे। तो घटना कितना है, 4 है टोटल 2 टेल आने की, और इसमें टोटल घटना हो सकता है 8। तो यहाँ पे 4 से जब भाग देंगे 8 में तो कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 50% चांस है कि आप लोग 3 सिक्का को जब उछालिएगा तो उसमें 2 से ज्यादा चित आने की, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न बोला गया कि द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद x² + 2x - 8 के शून्य ज्ञात करना, ठीक है। द्विघात बहुपद दिया गया है x² + 2x - 8 के शून्य को ज्ञात करना। तो पहले हम लोग इस द्विघात बहुपद को लिख लेते हैं, f(x) = इतना। यहाँ से a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का किस तरह से निकालना है, तो एक जो द्विघात समीकरण का व्यंजक फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0, ठीक है। इससे आप लोग कंपेयर करके यहाँ से a का वैल्यू निकालें, तो x² के साथ जो है वो a है, तो x² के साथ क्या है, तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1 लिख दें a का वैल्यू। b क्या है, तो जो x के साथ जो संख्या होगा, तो x के साथ जो संख्या क्या है, 2 है, तो यहाँ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन में थोड़ा
यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे माइनस में होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे माइनस में क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा और c का वैल्यू यहाँ से देख सकते हो, c का वैल्यू कितना जाएगा, कांस्टेंट जो है c कितना है -8 है, तो -8 रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं शून्य निकालने के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला करते हैं, क्या करते हैं, d = b स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम लोग विवेचक का भी फॉर्मूला बोला जाता है, ठीक है। d = b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना है -2 का स्क्वायर करेंगे -4 और 4 ऐसा ही रहने देंगे फॉर्मूला में, a का वैल्यू कितना है 1 है, 1 को रखेंगे और c का वैल्यू -8 है, -8 को रखेंगे। तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और यहाँ पे -4 और 8 8 चौका 32 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में 32 हो जाएगा। तो d इक्वल हम लोग को 36 निकल के आ गया। जब d का वैल्यू 36 निकल गया तो मूल निकालने के लिए एक फार्मूला क्या होता है, मूल निकालने के लिए फार्मूला क्या हो जाता है बाबू, कि -b प्लस माइनस अंडर रूट d। यहाँ पे क्या होता है, आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी इसको इस फार्मूला को लिखा जा सकता है, ठीक है। b = जिसको हम लोग बोलते हैं सीरीज धाराचार विधि फार्मूला, ठीक है। b = प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, लेकिन हम लोग इसका वैल्यू हम लोग पहले निकालनी है। यहाँ पे d = क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग फार्मूला में यहाँ पे d रख दिए हैं, ठीक है, d रख दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग -b का वैल्यू कितना है, तो माइनस पहले से एक है और b का वैल्यू हम लोग को मालूम है -2, तो -2 रख देंगे और प्लस माइनस और d का वैल्यू अभी हम लोग निकालें 36, तो यहाँ पे √36 रख देंगे और 2 × a का वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और यहाँ प्लस माइनस और 36 का कितना होता है वर्गमूल 6 का, तो 6 लिख देंगे और 2 गुना जब 1 कराएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 2 8/2 हो जाएगा, एक बार प्लस वालों को लेंगे और एक बार माइनस वालों को लेंगे। जब प्लस वाला को लेंगे तो 6 2 8/2 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा पहला इसका मूल, और दूसरा जब लेंगे तो 2 - 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा -4/2, यानी 2 से कट जाएगा तो -2, यानी दूसरा मूल हो जाएगा -2, ठीक है। तो आप लोग मूल निकालने वाला था तो आसानी से ऐसे दोनों मूल निकल के आ जाएगा, 4 और 1 -2, ठीक है। इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, 13 नंबर प्रश्न बोला गया। 13 नंबर प्रश्न को हम लोग चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है कि सिद्ध करे कि, ये भी आप लोग का ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ही है, सिद्ध करे कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री इक्वल टू 2 है। इस तरह का आप लोग को जहां भी क्वेश्चन आए तो आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोग इस तरह का फॉर्मूला में आप लोग सिद्ध करने के लिए आप लोग देखना है कि दो को मिला के 90 डिग्री पुराना है। तो देखिए साइन 85 और साइन 5 डिग्री दोनों मिला के 90 डिग्री पूरा है कि नहीं, हो रहा है। इसे देखिए साइन 10 और साइन 80 यानी दोनों मिला के ये भी साइन 90 हो रहा है। तो इस तरह का फॉर्मूला में क्या करना है कि जिसको जिसको मिला के 90 हो रहा है तो किसी एक वाले टर्म को आप लोग को कॉस में चेंज कर देना, ठीक है। उस टर्म को आप लोग को कॉस में चेंज कर देना। तो हम लोग देख सकते हैं आप लोग पहले हम लोग LHS सिद्ध करना है, तो पहले आप लोग LHS को लेकर चलेंगे, तो LHS वाले संख्या को सभी को यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। इसी तरह का आप लोग को एग्जाम में भी करना है, जितना आप लोग को सिद्ध करना है तो LHS वाले को उतार देना है पहले एक साइड। उसके बाद आप लोग क्या करना है, देखिए साइन 5 को हम लोग क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर 90 - 85 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5 डिग्री मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। साइन 85 को ऐसा ही रहने देंगे। फिर साइन 10 वालों को हम लोग यहाँ पे चेंज कर दिए 90 - थीटा, तो यहाँ पे 90 - जब 80 करेंगे तो 10 बचेगा यहाँ से भी, तो इस तरह का आप लोग चेंज कर दिया। साइन 80 को ऐसा ही रहने देंगे। अब बताइए साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस 85 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे साइन 85 पहले से है। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 - थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा कितना है, तो 80 है, तो यहाँ पे 80 हो जाएगा। अब प्लस साइन 80 ऐसा ही देंगे। अब बताइए यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सभी विद्यार्थी लोग जानते होंगे, बिल्कुल जानते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये दोनों का वैल्यू आप लोग देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, दोनों थीटा सेम, कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा वैल्यू दोनों सेम, बिल्कुल इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और आप लोग का देख सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन में दिया गया प्रूव करना है, 2 ही तो प्रूव करना है, तो 2 यहाँ से आ गया तो लिख देंगे हम लोग इक्वल टू RHS। इस तरह से आप लोग बिल्कुल एग्जाम में करना कि LHS से लेकर चलना और लास्ट में आप लोग को RHS लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद प्रूव कर देना है, ठीक है। तो आप लोग यही प्रूव करना था, काफी इजी प्रश्न था, तो सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, अगला प्रश्न आ गया मेंस्ट्रुएशन का प्रश्न आप लोग का आ गया। यहाँ पे बोला गया कि एक वृत्त के, ठीक है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका वृत्त जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर उसका परिमाप जो आपका 25 सेंटीमीटर दिया गया तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया, ठीक है। यानी कि चारों जिसका जो चतुर्थांश है इसके चारों चतुर्थांश का आप लोग का क्षेत्रफल पूछा गया वृत्त का। तो किस तरह से निकालना, तो पहले यहाँ पे परिमाप दिया गया तो पहले हम लोग इसका त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं πr² होता है। और वृत्त का जो चतुर्थांश निकालेंगे तो चारों निकालना, तो 1/4 यानी एक चतुर्थांश को निकालना है, तो हम 1/4 से उसमें डिवाइड कर देंगे, तो 1/4 करेंगे और πr² कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए 1/4 पाई का वैल्यू तो मालूम है, लेकिन r का वैल्यू तो यहाँ पे नहीं दिया गया, परिमाप दिया गया। तो परिमाप से पहले हम लोग क्या करते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। तो परिमाप दिया गया 25 और 2 और पाई का वैल्यू हमको मालूम होता है 22/7 होता है। तो यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे तो 25 और 7 जब इधर चल जाएगा
और यहाँ पे कितना हो गया 22 दूनी 44, तो 25 गुना 7/44, तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा इतना, तो आर का वैल्यू हम लोग इतना निकाल लेंगे। आर का वैल्यू आप यहाँ से आप लोग गुना करके भी निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे आर का वैल्यू इतना ही रहने देते हैं। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 25 गुना 7/44 के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर होता है। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हल कर दिए, तो यहाँ पे स्क्वायर को जब हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 22/7 ऐसे देंगे, और यहाँ पे जब स्क्वायर करेंगे तो ये सभी संख्या दो बार हो जाएगा, तो 25 गुना 25, 7 गुना 7, 44 गुना 44, तो ऐसे 22 दूनी 44 दो बार में कट गया, एक साथ से एक साथ कैंसिल आउट। अब जो भी बचा उसको हम वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या जानते हैं, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी डियर पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग इतना अभी बच रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको पुट करने के बाद आप लोग जो ऊपर में आप लोग जब गुना करेगा तो 4375 नीचे 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं तो क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर में होता है, तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग चाहिए तो इसको आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना तक भी छोड़ सकते हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वृत्त का 1/4 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4375/352। आप लोग डिवाइड कीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, आज का लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग जितना 15 प्रश्न बताएं ये हर बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए इस तरह का प्रश्न आप लोग के बीच लाते रहते हैं। तो आप लोग इस सभी वीडियो को आप लोग देखेंगे, आप लोग एक भी वीडियो को मिस नहीं करना। ठीक है, इसी तरह का प्रश्न आप लोग को इस बार भी एग्जाम में आने वाला। नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या है कि दो पासे को क्या बोला गया, दो पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, दो वो पासा है, उसको आप लोग लूडो खेलते होंगे तो लूडो का जो पासा होता है उसी को पासा बोलते हैं। तो पासों को दो पासों को क्या करता है एक बार फेंका जाता है, तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। ठीक है, आप लोग जब दो पासा को जब फेंकिएगा तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, इसको आप लोग पूछा गया है। तो जब दो पासों को एक साथ फेंकेंगे तो कौन कौन सा परिणाम हो सकता है, या तो 6 आएगा, 6-2 आएगा, या 6-3 आएगा, 6-4 आएगा, 6-5 आ सकता है, 6-6 आ सकता है। इसे आएगा 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 या 5-6 आ सकता है। नेक्स्ट 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 या 4-5 या 4-6 भी आ सकता है। 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 या 3-6 भी आ सकता है। इसी प्रकार 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 भी आ सकता है। इसी प्रकार देखोगे तो 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 भी आ सकता है। तो यहाँ से आप लोग पूछा गया इसमें जो सम आने की, ठीक है, सम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो सम आने के देखिए कौन कौन संख्या में सम आ रहा है, तो 6-2 ये दोनों सम आ सकता है, 6-3 ये देखिए बिल्कुल सम नहीं है, 6-4 सम आ सकता है, 6-6 सम आ सकता है, या तो 4-2 आ सकता है, 4-4 आ सकता है, 4-6 आ सकता है, या 2-2 आ सकता है, या 2-4 आ सकता है, या 2-6 आ सकता है। इतना के अलावा कोई भी दोनों पे सम नहीं आ सकता। तो कितना आ सकता है, तो देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये हो जाएगा 7, ये 8 या 9 को इसमें से ऐसा संख्या है जिसमें हम लोग को क्या हो सकता है सम आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे NE/NS। NE क्या है, जो यहाँ पे जो आप लोग का घटना होने वाला है उसको लिखेंगे, यानी संभव, और नीचे क्या है टोटल परिणाम, ऊपर संभव परिणाम जो घटना होगा और नीचे टोटल परिणाम कितना होगा उसको। तो NE कितना, यानी 9 का ऐसा संख्या है जिसपे यहाँ पे 2 बार दोनों पे सम आ सकता है, 9 का ऐसा संख्या है। ठीक है, तो 9 लिखेंगे, और टोटल कितना होगा पासा फेंकेंगे तो 36 होगा। ठीक है, तो 9/36 करेंगे तो यानी 1/4, यानी 25% आपका चांस है कि दो पासों को जब फेंका जाए तो दोनों पे सम संख्या आने का। ठीक है, तो 1/4 का मतलब वही हो गया, आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो 25% होगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था। तो आप लोग सभी विद्यार्थी लोग इस तरह का प्रश्न को आप लोग देख लिए होंगे, और अभी तक जो भी विद्यार्थी लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाइए फटाफट ज्वाइन कर लिए, आपको सारा नोटिफिकेशन वहां पे दिया गया। और आप लोग को जिसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग को गूगल पे सर्च करना है जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, गूगल पे आप लोग को सर्च करना है इस तरह का जस्टवेल एजुकेशन, आप लोग गूगल पे लिखेंगे, आप लोग वहां पे क्लास 10 में जाएंगे, आपका सारा PDF वहां पे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो जाइए फटाफट, आप लोग जितने विद्यार्थी 2024 का बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जाइए वहां पे फटाफट सभी क्वेश्चन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और अपने तैयारी को बेहतरीन कर लीजिए। आपका डेली क्लास चलता है तो आप लोग डेली क्लास को करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, और आप लोग का जितना भी प्रश्न होगा मैथ का आप लोग इस चैनल पे कराया जाएगा, जितना भी आप लोग को एग्जाम में पूछा गया और पूछे जाने वाला सभी प्रश्न को कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी मित्रगण साथीगण सभी के पास आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक वीडियो आप लोग को इसी प्रकार लाते रहे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।